हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रीसेंट चाइना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ ऑफ हांगकांग के बारे में, जो कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साझा एग्रीमेंट है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जुलाई 28, 2020 को चाइना ने अनाउंस किया है एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटीज़ हैं हांगकांग के साथ, जो कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी कैंसिल करी है चाइना के साथ। खासकर इसके हाइलाइट्स क्या हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स में इसके क्या मायने हो सकते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। चाइना ने रिसेंटली नई सिक्योरिटी लॉ जो हांगकांग के अंदर लागू की है, और इस लॉ के तहत चाइना ने सस्पेंड कर दिया है पूरे एक्सटर्नल अफेयर्स को और डिफेंस को हांगकांग के, यानी कि चाइना की जो खुद की एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ऑफिसेस थी, जो कंट्रोल था, उसके ऊपर अब कंट्रोल पूरी तरीके से चाइना का होगा। इसके साथ ही इस ट्रीटी का एक्सट्रेडिशन जो किया है चाइना ने, इसको ब्रिटेन ने पहले ही खारिज किया था, और इसके बाद इसका खंडन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी साथ साथ किया। इसके बाद न्यूजीलैंड ने भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को चाइना के साथ ख़त्म किया, और इसके साथ ही एक्सट्रेडिशन का मतलब भी जान लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात यहाँ पर पता होनी चाहिए कि हांगकांग के अंदर पिछले 1.5-2 सालों के अंदर बहुत ही खतरनाक प्रोटेस्ट चल रहा है अपने सरकार के प्रति, और हांगकांग के जो लोग हैं वो अलग देश की डिमांड कर रहे हैं, चाइना से वो अलग होना चाहते हैं। फ्रेंड्स, एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है कि एक्स्ट्राडिशन इज एन एक्ट अंडर विच ए जुरिस्डिक्शन डिलीवर्स ए पर्सन कन्विक्टेड और अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग क्राइम इन अनदर जुरिस्डिक्शन। यानी इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपने कोई क्राइम किया और आपको एक्यूज कर दिया किसी और क्राइम के तहत। मान लीजिए कि आप एक्स्ट्राडिशन थ्योरी के अंदर आते हैं और मान लीजिए आपने कार चोरी की, तो आपको हो सकता है आतंकवादी भी घोषित किया जा सके। तो ये एक तरीके का बहुत ही अनमानवीय पहलू है कि हो सकता है कि आपको सिर्फ आरोपों के ऊपर सज़ा सुनाई जाए, जबकि ये भी हो सकता है कि आपने वो क्राइम कमिट ही न किया हो। एलिगेशंस के तौर पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है, ये लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा एक प्रोसेस है जहाँ पर अरेंजमेंट्स बनाए जाते हैं रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ के बीच। अब यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर इंडिया ने कोई भी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी अब तक नहीं करी है किसी भी देश के साथ, चाहे वो चाइना हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो या फिर मालदीव्स हो, वहीं पर इंडिया ने एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज़ जो करी है वो कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और इटली के साथ की है। ये पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए की है ताकि अगर मान लीजिए कल को फ्यूचर में कोई क्रिमिनल भागकर यूएसए जाता है, तो यूएसए से अगर उसको इंडिया वापस लाना है तो उसको ट्रीटी के तहत, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के तहत उसको लाना पड़ेगा। इसके साथ ही ये जो अरेंजमेंट्स हैं ये आपको यहाँ पर इस तरीके से समझना होगा कि चाइना अफगानिस्तान, बांग्लादेश के साथ साइन न करने का सीधा सीधी यही मतलब है कि हमारा जो खतरा है बॉर्डर लाइन पर, वो चाइना एक्सकेलेशन करता है और पाकिस्तान जो है टेररिस्ट स्क्वाड्स भेजता है बॉर्डर एरिया के अंदर। अब ये जो पॉसिबल एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज़ है ये आने वाले टाइम में हो सकता है हो इंडिया भी करे, बट फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज़ जो हैं ये कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और इटली के साथ कर रखे हैं। और अब हम लोग समझ लेते हैं कि फ्यूगिटिव जो है वो एक्स्ट्रेडिशन से कैसे अंतर है लॉ के भाषा में। अब ए फ्यूगिटिव इज अ पर्सन हु फ्लीज ए कंट्री टू एस्केप गवर्नमेंट अरेस्ट, नॉन गवर्नमेंटल क्वेश्चनिंग एंड रिफ्यूजेस टू रिटर्न बैक। फ्यूगिटिव पर्सन हम उसे कह सकते हैं जो भगोड़ा हो, जो किसी नॉन गवर्नमेंटल या फिर इलीगल काम के तहत, धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में या फिर किसी क्राइम के तहत वो चला गया है और गवर्नमेंट जो है उस देश की उसको ढूंढ रही है और साथ ही साथ उसको क्वेश्चन कर रही है कि आपने ऐसा क्यों किया या आप कहाँ पर है, उससे पूछताछ के बजाय वो बंदा जो है वो बाहर चला गया और बाहर से वो रिटर्न नहीं आ रहा है, रिफ्यूजेस टू रिटर्न। जैसे कि हमने देखा रिसेंटली नीरव मोदी और विजय माल्या का जो केस हुआ था। अब ये जो एक्स्ट्रेडिशन है थ्योरी है, इसके अंदर आपको एक और बात समझनी होगी कि दो कंट्रीज़ के बीच अगर बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो जाते हैं या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, तो वो जो क्रिमिनल है जिसको क्रिमिनल घोषित किया गया है उसे वो देश वापस से मंगवा सकता है। चूँकि ये एक बहुत ही निंदनीय कदम है, खासकर चाइना के द्वारा हांगकांग की ऑटोनॉमी को लेकर उस पर अपने नियम थोपना और उसके बाद एक्स्ट्राडिशन लगाना, अल्टीमेटली ये एक तरीके की ज़्यादती है और ह्यूमन राइट्स का यहाँ पर बहुत ही बड़ा वायलेशन है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि चूँकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने इसे खारिज किया है, यूएसए का तो रिस्पांस ऑलरेडी चाइना को लेकर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि बाकी जो वर्ल्ड की कंट्रीज है वो किस प्रकार चाइना पर दबाव बनाती है,
चूँकि कोविड-19 क्राइसिस के कारण चाइना के पास आर्मी पावर भी आई है और साथ ही साथ इकोनॉमिक रिवाइवल भी चाइना के अंदर शुरू हो गया है। तो चाइना इस मौके का फ़ायदा जियोपॉलिटिकली और इंटरनेशनली खुद को ग्लोबल पावर बनाने में करना चाहता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मेड गाइडलाइंस फॉर कमर्शियल यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। इसको बारीकी से समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गाइडलाइंस जारी किए हैं कॉमर्शियल यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, जो कि भारत के अंदर मौजूद है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बैंड जनरल परमिशन टू विड्रॉ ग्राउंड वाटर फॉर कमर्शियल पर्पसेस। मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अगर आपका नहीं है, ये परमिट अगर आपके पास नहीं है, तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। और ख़ासकर अगर ये परमिशन आपको दी भी जाए तो स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ वाटर ही निकालने मिलेगा। मतलब जितना पानी की आपको निकालने की परमिशन मिलेगी उतना ही पानी आप निकाल सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि खासकर पानी का जो स्तर है, ग्राउंड वाटर जो टेबल है, वो भारत के अंदर काफ़ी घटा है। तो ये ट्रीटी लाने का, ये गाइडलाइन लाने का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ एनजीटी यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने 3 मंथ की जो वाटर मैनेजमेंट प्लान्स है उनको क्रिटिकल बताया है और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड और सेमी क्रिटिकल एरियाज़ भी हैं, इसमें डिफरेंशिएट है। इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर आपको एक बात समझनी होगी कि जहाँ पर पानी की किल्लत बहुत ही ज़्यादा है उसको क्रिटिकल रखा गया है, जहाँ पर उससे थोड़ी सी कम है उसको एक्सप्लॉयटेड रखा गया है क्योंकि वहाँ पर रिवाइवल की भी गुंजाइश है। और साथ ही साथ सेमी क्रिटिकल कुछ एरियाज़ है जहाँ पर अभी उस तरीके का क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आया है, पानी बचाया जा सकता है कुछ सालों के अंदर ही, तो वह उसको सेमी क्रिटिकल एरियाज़ के अंदर बताया गया है। अब आपको यहाँ पर इसका सिनारियो समझना होगा। भारत जो है यहाँ पर 89% यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर है ये फार्मर्स के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, और 5% इंडस्ट्रीज़ के द्वारा निकाला जाता है। बाकी का जो अंडरग्राउंड पर्पस है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी का बोरिंग अगर बना हुआ है घर में तो वो ग्राउंड वाटर को बोरिंग के पर्पस से यूज़ कर रहा है। इशू तब क्रिएट हुआ इस पर जब जनवरी 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि नए नॉर्म्स लाए जाए, क्योंकि जल स्तर जो है भारत के अंदर ऑलरेडी घट रहा है और ग्राउंड वाटर अगर घट जाएगा तो ऑलरेडी पीने का पानी जो है वो अवेलेबल बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गवर्नमेंट को नई गाइडलाइन जारी करने की सुझाव दिया और साथ ही साथ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है यानी कि CGWA ने इशू किया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और इस प्रोसेस को इस होल्ड के तहत लाया जाएगा। यानी कि जो भी अब ग्राउंड वाटर को कमर्शियल पर्पस से यूज़ करेगा उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए और साथ ही साथ उसको EIA का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करवाना होगा कि वो उस वाटर को कितना और किस तरीके से यूज़ करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट को जब लाया गया तो लगभग 20,000 एप्लीकेशंस आए हैं सरकार के पास और यूज़ कैसे करें ग्राउंड वाटर को यूज़ करने के लिए परमिशन के लिए 20,000 एप्लीकेशंस आए हैं और लगभग ये रिपोर्ट के अंदर ये खुलासा हुआ है कि लगभग 8 लाख कंपनीज़ ने ओवर एक्सप्लॉइट किया है सेमी क्रिटिकल और क्रिटिकल बॉक्स को और जिसके कारण 36% 3,881 ग्राउंड वाटर जो असेसमेंट यूनिट्स है उसको वेरीफाई किया गया और इसमें लगभग 8 लाख कंपनीज़ ने वाटर टेबल्स को वायोलेट किया है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मेंबर जो फिक्की के यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और जो CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है, तो इन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन को फिर से वापस वेरीफाई करने की बात कही है और जो क्रिटिकल कंपनीज़ हैं उनको फिर से असेसमेंट करेंगे, फिर से कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि वाकई में इतना एक्सप्लॉइटेशन हुआ है और अगर ये खतरे की घंटी है तो आने वाले टाइम में हो सकता है ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए और भी लीगल प्रोसीजर को बढ़ाया जाए ताकि ग्राउंड वाटर का कोई अनियमित यूज़ ना कर पाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि ये होना भी चाहिए था क्योंकि हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वाटर को काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं और इंडिया चूँकि स्कार्सिटी के दौर से गुजर रहा है, कई स्टेट स्कार्सिटी के निशान पर है, तो आने वाले टाइम में ये भारत के द्वारा एक अच्छा कदम है।
बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू सेगमेंट की तरफ कि किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इंडियन रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020। और आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT। तो इसका आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इस आइसोलेशन बेड सिस्टम को क्या बोला जाता है। तो आपके ऑप्शंस है आश्रय, अर्जुन, अभिमन्यु और आर्या। इसका सही आंसर है आश्रय। थर्ड जो हमारा MCQ है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री। इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन से स्टेट में पाए गए। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरला। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल। भारत की पहली डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग की स्कूल कौन सी है। और आपके ऑप्शंस हैं बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, मद्रास फ्लाइंग क्लब, हैदराबाद फ्लाइंग क्लब और दिल्ली फ्लाइंग क्लब। इसका सही आंसर है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। हमारा लास्ट MCQ है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। रिसेंटली अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए। फिर भी मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपके ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल और राजीव कुमार। रिसेंटली इंडिया ने एनुअल मीटिंग अटेंड की थी जहां पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ निर्मला सीतारमन जी जो थी उन्होंने अटेंड किया था, और साथ ही साथ कैसे रिवाइव किया जाए, किस जगह पर फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है हमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और कुछ प्रोजेक्ट्स को वापस से फ्रेमवर्क करके स्टार्ट करने की बात भी कही गई थी। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए था, और इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमन। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। इसके साथ ही हमने रिसेंटली हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लासेस भी स्टार्ट करी है हमारे चैनल के अंदर। तो UPSC के क्वेश्चन को अगर आप लोग फ्री करना चाहते हैं तो इस चैनल को विजिट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।